नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आज का हमारा विषय आरक्षण से संबंधित है। अर्थात आरक्षण क्या है, आरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, आरक्षण के संवैधानिक आधार क्या हैं, आरक्षण को लेकर के समय समय पर क्या संवैधानिक संशोधन किए गए हैं, आरक्षण को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं, इन सब की चर्चा करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं कि आरक्षण क्या है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। आरक्षण क्या है? तो आरक्षण क्या है, तो आरक्षण क्या है से अभिप्राय है कि आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को समानता का अवसर मिले। ठीक है, और समाज में समानता स्थापित हो सके। तो आरक्षण क्या है का मतलब हुआ कि समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को के लिए विशेष अवसर उपलब्ध कराना आरक्षण है। अब आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भारत में सदियों तक जाति आधारित भेदभाव होते रहे, जिसकी वजह से समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक असमानता का शिकार होता है। और वो जो मानवीय मूलभूत आवश्यकताएं हैं उससे वो वंचित रह जाता है। जैसे मानवीय मानवीय मूलभूत आवश्यकताएं शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अवसर है। तो समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित रह गया, सरकारी नौकरी तक उसकी पहुंच नहीं हो पाई, उचित राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली, और आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन के वे शिकार हो गए। इसी असमानता को दूर करने के लिए स्वतंत्र भारत के संविधान में समानता का अवसर देने हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया। साथियों, केवल आरक्षण का उद्देश्य केवल समानता प्रदान नहीं करना है, बल्कि समान अवसर भी उपलब्ध कराना है। केवल समानता प्रदान करना कि ठीक है, कास्ट बेसिस पे सब एक जैसे हैं। समान अवसर उपलब्ध कराने का मतलब कि सरकारी नौकरी में सबों की समान भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए हमारे संविधान में एक प्रोविजन किया गया है। प्रोविजन क्या है? एफर्मेटिव एक्शन। आप जानिए, एफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है, एफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है सकारात्मक भेदभाव। क्योंकि कई बार बच्चों के मन में आता है कि जब इक्वलिटी बिफोर लॉ है, हमारा संविधान समानता की बात करता है, तो फिर ये रिजर्वेशन तो हमारे साथ न्याय नहीं करता है। जी, ऐसी भी चर्चाएं होती है, लेकिन हमारे संविधान में एफर्मेटिव एक्शन का मतलब है, मतलब सकारात्मक भेदभाव। यानी समाज में जो लोग पिछले पायदान पर हैं या पिछड़े हुए हैं, उनको समानता का अवसर उपलब्ध कराना किसी के साथ भेदभाव नहीं है, बल्कि ये सकारात्मक भेदभाव है कि उसको भी समाज में उस स्थान पर लाया जाए। अब इसके संवैधानिक उपबंध की बात करें तो संवैधानिक उपबंध में जो हमारा अनुच्छेद 15 आरक्षण से जुड़ा हुआ, अनुच्छेद 14 सभी इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ है, अर्थात सभी के लिए कानून के समक्ष समता। लेकिन 15 और 16 में एफर्मेटिव एक्शन को शो किया गया है। 15 और 16 में एफर्मेटिव एक्शन को शो किया गया है। तो यहाँ देखिए, ये अनुच्छेद, ये 15, अनुच्छेद 16
और अनुच्छेद 335। इस तीनों अनुच्छेद के अंतर्गत ही आरक्षण संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 15 के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के क्षेत्र में आरक्षण अर्थात सरकारी नौकरी में आरक्षण, और अनुच्छेद 335 के अंतर्गत यह है कि एससी एसटी के दावों तथा प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के बीच संतुलन। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, और अनुच्छेद 15 हमारा कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी अनुच्छेद 15 का खंड 3 ये क्या कहता है कि महिलाओं एवं बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान। राज्य को यह अधिकार है कि महिलाओं और बच्चों के संबंध में राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये क्या हो गया, एक तरफ अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है कि किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और फिर 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है जो आगे देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं यहां से अनुच्छेद 15। देखिए यहां से सवाल क्या होगा कि शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 15 के तहत। सरकारी नौकरियों में आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 का खंड 4, 5 और 6 के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, अनुच्छेद 16 के खंड 4, 4A और 4B के तहत सरकारी नौकरी में आरक्षण, और 335 के तहत एससी एसटी के दावों तथा प्रशासन की दक्षता बनाने के बीच संतुलन। अब आगे देखिए, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन जो आरक्षण को लेकर के किया गया। सबसे पहले तो पहला ही संविधान संशोधन किया गया 1951 में, जिसके तहत अनुच्छेद 15 में खंड 4 जोड़ा गया, और खंड 4 संबंधित है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है, यानी एससी एसटी के लिए। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक जो आप ये देख लीजिए 1951 में इसी में ऐड कर लेते हैं प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। और इसमें क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 15 खंड 4 जोड़ा गया, और अनुच्छेद खंड 15 4 में क्या था? एससी एसटी के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण, शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण। चलिए, ये पहला संविधान संशोधन है, याद रखिएगा। पहला संविधान संशोधन के तहत ही अनुच्छेद 15 4 को जोड़ा गया था। इसके बाद आरक्षण के संदर्भ में आता है 77वां संविधान संशोधन। और 77वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1995 में, जिसके तहत अनुच्छेद 16 में खंड 4A जोड़ा गया। अनुच्छेद 16 तो पहले से था, उसमें खंड 4A जोड़ा गया, और खंड 4A में क्या प्रोविजन किया गया कि एससी एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की शुरुआत की गई। यानी आप देखे होंगे कि एससी एसटी के जो कर्मी है, सेवा कर्मी है, उनको जल्दी पदोन्नति प्राप्त होता है, मतलब प्रमोशन मिलता है। उसके बाद फिर 81वां संविधान संशोधन आया सन 2000 में, और इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 16 में 4B जोड़ा गया, खंड 4B, और इसमें कहा गया कि बैकलॉग रिक्तियों के लिए कैरी फॉरवर्ड नियम होंगे। बैकलॉग रिक्तियों के लिए कैरी फॉरवर्ड नियम जो 50% सीमा से इसमें छूट होगा। तो बैकलॉग रिक्ति के लिए कैरी फॉरवर्ड नियम क्या होगा कि जैसे देख लीजिए, जो एससी एसटी के लिए जो सीट निकला, मान लीजिए कि वो फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है, वो सीट उस समय नहीं भर पाया, तो वो सीट बैकलॉग के रूप में फिर से
SC ST के लिए ही अगले वैकेंसी में जोड़ा जाएगा, और ये 50% की सीमा के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि कोर्ट एक नियम बनाया कि 100 सीट है ना, तो आप 50%, 50% सीट ही रिजर्वेशन को दे सकते हैं। लेकिन यदि इस 100 में 20 सीट बैकलॉग का है, जो SC ST का है, तो भाई तो ये 20 सीट इस 50% के अतिरिक्त होगा, यानी इसका 50% 40 सीट ही होगा, वो 20 सीट 50% के दायरे में नहीं आएगा। तो बैकलॉग रिक्तियों के लिए कैरी फॉरवर्ड नियम किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? 16(4)B के तहत। संविधान संशोधन कौन सा? तो 85वां। अब 81वां। 85वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2001 में। संशोधित आर्ट 16(4)A, ये फिर 4A में ही कुछ संशोधन करता है। और 85वें संविधान संशोधन के तहत क्या प्रावधान किया गया कि पदोन्नत SC ST कर्मचारियों के लिए परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान किया गया, यानी प्रमोशन जो है वो वरिष्ठता क्रम के आधार पर ही होगा। पहले जो ये चीज कहा कि नहीं SC ST के लिए अलग से रिजर्वेशन होंगे, तो कई लोगों ने इस पे आपत्ति दर्ज किया कि भाई ये जो है हमारे साथ बहाल हुए, हम पुलिस ही रह गए, ये दरोगा बन गए, ठीक है, और अब हमको सैल्यूट मारना पड़ता है। तो फिर परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान कर दिया गया, सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन। 103वां संविधान संशोधन होता है 2019 में, और ये फिर आर्टिकल 15 में 6 व आर्टिकल 16 में खंड 6 जोड़ा जाता है। देखिए 15 में 6, 16 में 6, ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 103वां। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए EWS कोटे के तहत, है ना, EWS कोटे के तहत 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपसे पूछेगा कि EWS को रिजर्वेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है, तो 16(6) के तहत सरकारी नौकरी में, और शैक्षणिक क्षेत्र में पूछेगा तो 15(6) के तहत। और ये दोनों कब जोड़ा गया? 103वां संविधान संशोधन के तहत। और 103वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2019 में। तो ये वाला जो सेक्शन है ना, परीक्षा के लिए अभी यही चल रहा है, मार्केट में यही ट्रेंडिंग में है, समझ गए? जैसे आप लोग रील्स में बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि यही ट्रेंडिंग में है। तो आप 103वां संविधान संशोधन को अच्छे से देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। मॉड्यूल 2 है कि न्यायिक निर्णय एवं कानूनी विकास क्रम क्या रहा है इसका? न्यायिक निर्णय और कानूनी विकास क्रम। न्यायिक निर्णय और कानूनी विकास क्रम देख लीजिए। तो न्यायिक निर्णयों की यात्रा 1950 से 2026 तक के जर्नी को देखेंगे, यानी आरक्षण को लेकर के समय समय पर कौन से मामले सुप्रीम कोर्ट में गए और उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहा, इसको वन लाइनर फैक्ट में समझिए। 1951 में मामला गया चंपकम दोराई राजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये देखिए, ये जो मामला है ना, ये पहले बहुत आदमी जब पढ़ते हैं तो समझते नहीं है। मतलब इसका मतलब हुआ कि देखिए, इस नाम का व्यक्ति 1951 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया आरक्षण को लेकर के, और उस पर क्या डिसीजन आया कोर्ट का, ये बात कर रहे हैं हम। तो 1951 में चंपकम दोराई राजन का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और यही केस प्रथम संशोधन का कारण बना। और प्रथम संशोधन में क्या हुआ कि अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया संसद के द्वारा, और इसमें अनुच्छेद 15 में खंड 4 जोड़ा गया। ठीक है, खंड 4 जोड़ा गया, जिसमें SC ST के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो कि पहले नहीं था। इंदिरा साहनी
का मामला 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला हुआ। तो इसमें मंडल कमीशन पर सुनवाई हुई, यानी मंडल कमीशन के अंतर्गत ही ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, और जब सरकार इसको लागू किया तो इंदिरा साहनी इस फैसले को चुनौती दिया। तो मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया, आरक्षण की सीमा तय कर दी और कहा कि आरक्षण किसी भी रूप में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, किसी भी रूप में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर 2006 में एम नागराजन का मामला गया। तो एम नागराजन के मामले में मात्रात्मक डेटा का नियम लागू करने के लिए कहा, कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो ये मात्रात्मक डेटा क्या है? तो मात्रात्मक डेटा का मतलब होता है कि जैसे एससी में कई जातियां आती हैं, एसटी में कई जातियां आती हैं, तो भैया इनका आंकड़ा पेश करिए ना कि एससी में जैसे किस किस समुदाय से कितना कितना प्रतिशत जनसंख्या है। तो ये मात्रात्मक डेटा का नियम बनाया, बोला उसके हिसाब से उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे एससी एसटी का आरक्षण है, तो एससी आरक्षण का फायदा समाज के, एससी समाज के वो वर्ग ज्यादा उठा ले जाते हैं जो थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, जो थोड़ा पढ़ लिख लिए हैं, तो उसका सारा लाभ वही लेके चले जाते हैं, और जो अन्य जातियां हैं एससी में वो फिर पिछड़ी की पिछड़ी रह जाती हैं। तो इसलिए एम नागराजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप एससी कैटेगरी का डेटा लाइए कि किस किस समाज से कितने प्रतिशत लोग हैं, ताकि इसके हिसाब से उनको जो है ना आरक्षण का लाभ मिल सके। तो ये सब याद रखिएगा, एम नागराजन का मामला। अब देखिए जनहित अभियान, जब ईडब्ल्यूएस को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जब रिजर्वेशन प्रदान किया गया, तो इसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ईडब्ल्यूएस कोटा को वैध ठहराया, बोला कि नहीं ये ठीक है। इसके बाद परिसीमन विधेयक, इस विधेयक के तहत महिलाओं के लिए 33% कोटा का प्रावधान किया गया, महिलाओं के लिए 33% कोटा का प्रावधान किया गया। तो न्यायिक निर्णय की यात्रा, आप ये सब केस अच्छे से स्टडी कर लेंगे। यदि यूपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, सभी जगह इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और यही चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है जहां पर बच्चा फंस जाता है। इसके बाद देख लीजिए मंडल निर्णय के विरुद्ध बिंदु। अब देखिए जो मंडल कमीशन लागू हुआ, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण डिसीजन कोर्ट के द्वारा दिए गए। पहला, एक स्थापित सिद्धांत, आरक्षण की कुल सीमा 50% तय की गई। उसके बाद पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं, जिसको फिर से बाद में बदल दिया गया कि नहीं पदोन्नति में आरक्षण रहेगा। ओबीसी में क्रीमी लेयर को बाहर करने का नियम बनाया गया, और जाति पिछड़ेपन का एक सूचकांक हो सकती है, ये सब माना। यानी मंडल केस में 1992 में सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कहता है? कहता है कि रिजर्वेशन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। पदोन्नति यानी प्रमोशन में रिजर्वेशन को खारिज कर दिया, बाद में फिर से सरकार लागू कर दिया। ओबीसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आया, बोला जो क्रीमी लेयर यानी जिनकी वार्षिक आमदनी एक निश्चित राशि के ऊपर है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये सब प्रोविजन किया गया मंडल निर्णय में। अब यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए इस फैसले ने अनुच्छेद 16(1) अवसर की समानता, अनुच्छेद 16(4) सकारात्मक कार्रवाई के बीच संतुलन स्थापित किया। यह आज भी आरक्षण संबंधी बहसों का मुख्य आधार है। लेकिन एक चीज कि अब आप कहेंगे कि 50% तो रिजर्वेशन पहले से था, तो फिर ईडब्ल्यूएस को 10% मिला, तो ये कैसे है? तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है कि विशेष परिस्थितियों में 50% की सीमा का उल्लंघन संभव है।
नवीनतम घटनाक्रम देख लीजिए आरक्षण को लेकर के, सरकार इसको लेकर के बिल भी लाई। 2024-26 में क्या रहा विकास क्रम? महिला आरक्षण। महिला आरक्षण के तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा एवं विधानसभा में 30%, 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये 106वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है, संविधान संशोधन के अंतर्गत है। अब इसको लेकर के आप देखे होंगे कि ठीक पिछले सत्र में सरकार और विपक्ष, इस प्रस्ताव को विपक्ष के द्वारा गिरा दिया गया, क्योंकि यह प्रस्ताव 2/3 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है। लेकिन उसका हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं, तो आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि क्या समस्या रहा, क्यों इस बिल को विपक्ष ने अस्वीकार कर दिया, और क्यों सरकार चाहती थी कि बंगाल इलेक्शन से पहले ये बिल लाया गया था संसद में, लेकिन वो बिल पारित नहीं हो सका। तो वो एक अलग विषय है। यहाँ पे देख लीजिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है, यानी सदन के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा, विधानसभा हो, लोकसभा हो, वहां पर दिया जाएगा। सब कैटेगराइजेशन, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को एससी श्रेणी के भीतर उप वर्गीकरण की अनुमति दी है, जो कि पहले ही एम नागराजन वाला मामले में समझा दिए कि एससी में कौन कौन सी जाति आती है, उनके जनसंख्या प्रतिशत क्या है, और इसके हिसाब से फिर उनको सीट आरक्षित किए जाए। मेधावी प्रवास, ठीक है, मेरिटोरियस माइग्रेशन, कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की सीट प्राप्त करेंगे, ये प्रोविजन है। जैसे देख लीजिए, अभी ये प्रोविजन है कि यदि 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, और यदि जनरल कट ऑफ 85 जा रहा है और कोई एससी स्टूडेंट 85 लाया, तो उसका अपने कोटे का सीट सुरक्षित रहेगा और वो मेरिटोरियस श्रेणी में माइग्रेट कर जाएगा, यानी जनरल से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वर्ष 2026 का परिसीमन महिला आरक्षण लागू करने की पूर्व शर्त है, लेकिन यही डिलिमिटेशन को लेकर के जो बिल सरकार लाई थी वो पास नहीं हो पाया है। तो ये अभी तक जो है प्रस्तावित ही हैं। मॉड्यूल 3 में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था एवं परीक्षा उपयोगी तथ्य को देखिए। क्या है परीक्षा उपयोगी तथ्य? इस स्लाइडिंग में चलिए, अभी क्या है कि केंद्रीय स्तर पर कोटा का विभाजन कैसे किया गया है। तो एससी के लिए 15% आरक्षण है, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है, एसटी के लिए 7.5% आरक्षण है, और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। तो ये तो आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसको एक बार देख लीजिए। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वाधर बनाम क्षैतिज आरक्षण, वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल। देखिए, वर्टिकल आरक्षण जो है वो एससी एसटी ओबीसी के लिए है, यानी जो वर्टिकल आरक्षण है, इस तरह से वर्टिकल रिजर्वेशन जो है वो कास्ट के आधार पर दिया जाता है। किस आधार पर? कास्ट के आधार पर। जो अभी हम देखें कि एससी को 15%, ओबीसी को 27%, एसटी को 7.5% और ईडब्ल्यूएस को 10%। इसको हम क्या बोलते हैं? कास्ट के आधार पर जो कैटेगरी बांटा गया है वो वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत आता है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है वो कास्ट बेसिस पे नहीं होता है। जैसे दिव्यांग लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, यदि वो हैंडीकैप है तो उसको आरक्षण मिलेगा। महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, उनको अलग से आरक्षण का प्रावधान। या फिर जो एक्स आर्मी मैन होता है उसके लिए जो आरक्षण का प्रोविजन किया जाता है, इस आरक्षण को हम लोग बोलते हैं
हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो बहुत आदमी को वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी नहीं पता है। क्रीमी लेयर तो ये ओबीसी पर केवल लागू होता है, ये SC/ST पे अभी लागू नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर का सुझाव दिया है। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि वैसे लोग जिनकी आमदनी बहुत अधिक है, जो पूरी तरह से अब शिक्षित भी हैं, सक्षम भी हैं, तो वैसे लोगों को आरक्षण के श्रेणी से अब वंचित किया जाए, तो ये क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। 9वीं अनुसूची क्या है? तो देखिए 9वीं अनुसूची के तहत तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन किया गया। 9वीं अनुसूची का प्रावधान इसलिए किया गया है कि देखिए 9वीं अनुसूची में, संविधान के 9वीं अनुसूची में वर्णित विषय सुप्रीम कोर्ट के या न्यायालय के समीक्षा के दायरे में नहीं आता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट तो कैटेगरी फिक्स किया कि भाई 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, लेकिन सरकार तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन दे करके और उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया, ताकि सुप्रीम कोर्ट उस आरक्षण को अवैध न घोषित कर सके, क्योंकि 9वीं अनुसूची की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई कोर्ट नहीं कर सकता है। अब ये प्रोविजन नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि देखिए संभवतः 1971 से पहले जो 9वीं अनुसूची में विषय डाले गए हैं उसको तो छोड़ दीजिए, 1971 के बाद जो भी 9वीं अनुसूची में डाले गए विषय हैं, सुप्रीम कोर्ट को उसकी समीक्षा का अधिकार है। प्रशासनिक दक्षता अनुच्छेद 335 यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षण से संस्थागत गुणवत्ता खराब न हो। देखिए प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी संविधान के द्वारा तय की गई है कि 335 ये कहता है कि केवल जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में आप आरक्षण के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति का चयन कर लेते हैं जो प्रशासनिक रूप से दक्ष नहीं हो, सक्षम नहीं हो, तो 335 ये कहता है कि आरक्षण के तहत आप लोगों का चयन करिए, लेकिन उनके अंदर प्रशासनिक दक्षता होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 335 के तहत प्रशासनिक दक्षता का प्रोविजन किया गया है। और इसके बाद ये इसमें याद रखिएगा कि आरक्षण केवल लाभ देने का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का एक सशक्त माध्यम है। तो आरक्षण पर हमारा फुल वीडियो रहा, मतलब संवैधानिक प्रावधान से लेकर के, और ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आरक्षण को लेकर के, चाहे उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लेकर के हो या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर के हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के हो, आर्टिकल्स को लेकर के हो, सब पे हम विस्तार से चर्चा किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हमको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।